हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्थ सेमेस्टर की पहली यूनिट, उसी में कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ आपको डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में बताया था। ठीक है। इसमें कई सारे कैटेगरी हैं जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। आज हम उसके आगे बात करेंगे, जैसे कि डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है। आपको मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया। अब हम लाइगेज एंजाइम के बारे में बताएंगे कि लाइगेज का क्या काम होता है। जैसे कि किसी भी डीएनए को आपने कट किया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के थ्रू, अब उसको जोड़ोगे कैसे। तो जोड़ने के लिए लाइगेशन जो करना होता है, लाइगेशन करने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? डीएनए लाइगेज। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर मान लो आपको किसी भी डिजायर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जैसे कि आपको इंसुलिन प्रोडक्शन करवाना है। ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करोगे आप? आर्टिफिशियली। इससे पहले क्या होता था, जो इस तरीके की जैसे इंसुलिन की ज़रूरत तो लगती ही है, क्योंकि जिसको भी डायबिटीज होता है, डायबिटीज मेलाइटस, तो उसमें उसको इंसुलिन के इंजेक्शन या टेबलेट्स दी जाती तभी ठीक होता है। तो बहुत पुरानी अगर देखा जाए, जब बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इवोल्व नहीं हुई थी, तब क्या होता था कि इंसुलिन को कहाँ से निकालते थे। जैसे सुअर है, गाय है, इस प्रकार के रूमिनेंट पशुओं को मार कर फिर उनसे, भाई हम लोगों के अग्न्याशय जो होता है, पैंक्रियाज, वहां से इंसुलिन निकलता है। तो वो वहीं से इंसुलिन निकाल कर फिर व्यक्तियों का इलाज करते थे। ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तो गलत मेथड था, भाई दूसरे की जान भी जा रही है। तो इसमें बस देखा यही जाता था कि जानवरों से कहीं ज़्यादा मनुष्य को बचाना आवश्यक है, तो इसलिए इस तरीके से इंसुलिन निकाल कर इलाज किया जाता था। लेकिन उसमें समस्या ये थी, आप लोगों को पता होगा कि आपने थोड़ा बहुत अगर इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के, ठीक, दूसरे व्यक्ति के जब बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों के अंदर जाते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। ठीक है। और जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, वो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी तैयार करने लगता है, जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आते हैं। भाई वो जो इंसुलिन आप दूसरे जानवर को मार कर निकाले हो, वो आपके बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल ही है, बाह्य मोलिक्यूल हुआ। ठीक है। तो इस तरीके की जब कंडीशन होती थी, तो उसमें हमारी जो प्रतिरक्षा है वो भी भरपूर प्रतिक्रिया देती थी, जिससे कि एलर्जिक समस्याएं हो जाती थी और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था उस व्यक्ति को, जिसको इंसुलिन इस प्रकार से दिया जाता था। तो इस तरीके की गंभीर समस्याओं को हम किससे सोल्व कर पाए हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। जो मॉडर्न बायोलॉजी है हमारी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, इसके थ्रू आप सोच सकते हैं बहुत सी, मतलब इसमें क्या क्या आप कर सकते हो इस टाइम। आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। ठीक। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक, आर्टिफिशियल मीडियम में आप इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन, यहाँ तक कि एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन करवा सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, स्पर्म और ओवम को लेकर। ठीक है। तो ये भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसके अलावा आप बहुत प्रकार के वैक्सीन बना रहे हैं। ठीक। आजकल देखिए वैक्सीन कितने बड़े, मतलब एकदम लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा कोविड 19 का बना हुआ वैक्सीन, तो कितने सारे वैक्सीन थे भाई, करोड़ों जनसंख्या थी देश में हमारे। इस तरीके से कितना सारा प्रोडक्शन किया गया और बहुत ही थोड़े समय में, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम समय में किया गया था। कोविड 19 भले ही 2 से ढाई साल चला, लेकिन रिसर्च तो बहुत लेट हुआ था ना वैक्सीन का। तो जब रिसर्च हो गया था, उसके बाद में प्रोडक्शन में कितना समय लगा? बहुत कम लगा। अगर ये सब मेथड ना होते तो बचने की कोई संभावना थी? भाई किसी ना किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकलता, लेकिन इस तरीके से आप वैक्सीन का प्रोडक्शन इतना लार्ज स्केल पर कम टाइम में नहीं कर सकते थे। तो ये भी क्या है, आपने
कभी देखा होगा, मतलब वैक्सीन वगैरह लगवाने गए होंगे तो जो वैक्सीन आता था उस पे लिखा होगा रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया ना वो, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो बनाए गए थे, ठीक है, जो वैक्सीन थे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, वैक्सीन हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। बहुत सारी वो, और जेनेटिक, जीएमओ, जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का पूरा इसमें योगदान है। इसके अलावा एंजाइम्स हो गए आपके, एंजाइम्स का माँ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अब तो इन्वायरमेंट, जैसे पर्यावरण में इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, वाटर क्लियरिंग के जैसे, ठीक है, और इस तरीके से हम कई सारी चीजों पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं उनका हम प्रोडक्शन इनसे करवाते हैं। और जैसे कि आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, इसमें आपको पार्ट मिलेंगे, हर एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें ही छोटा सा एक पार्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। इसको हम पढ़ रहे थे। इसी को आप में जो यूनिट है उसका नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, या आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलिए, उन दोनों का मतलब वही है। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि किसी चीज में छेड़छाड़ करना, और आगे वर्ड जेनेटिक लगा मतलब जो आपका जीनोम है, जीनोम मतलब जो आपका हैप्लॉइड डीएनए होता है, डीएनए कंटेंट, उसको काट पीट के कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे हमारा फायदा हो और हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट तैयार हो जाए। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं या फिर जीन मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ही चीज है, किसी भी डीएनए को कहीं भी हम काट कर जोड़ेंगे और फिर उसके अनुसार उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो करके फिर लार्ज स्केल पर बायो रिएक्टर के अंदर जो फर्मेंटर होता है उसमें हम उसको ग्रो करा के अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा मेन लक्ष्य है। अब इसमें कई सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी हम बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। जैसे आपको मैंने कल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में इंडोन्यूक्लियज के बारे में, न्यूक्लियज एंजाइम के बारे में क्या बताया था, न्यूक्लियज, ठीक है, न्यूक्लियज एंजाइम्स। अब न्यूक्लियज में भी दो टाइप के थे, एक था इंडोन्यूक्लियज, इंडो न्यूक्लियज, और दूसरा कौन सा कैसा था, एक्जो न्यूक्लियस, एक्जो न्यूक्लियज। इन दोनों के काम करने का मेथड भी अलग था। इंडो न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे बीच में कट करता है, ठीक, इस तरीके से बीच में कट करता है और स्टिकी इंड बनाता है। एक्जो न्यूक्लियस क्या करता है, ये सिरे पे काटता था, कहाँ पे काटता था, ये जो सिरे के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको अलग करता है। और दूसरी बात इसमें मैंने बताया था, ये जो इंडो न्यूक्लियस या एक्जो न्यूक्लियस है ये हमेशा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तोड़ते हैं, किसको, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो इसमें दो टाइप के और बॉन्ड होते हैं, जैसे बीच में आपको पता है दो स्टैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें बात किया जाए तो यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है, जिससे शुगर से इस तरीके से आपकी एक शुगर होगी और शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये यन ग्लाइकोसिडिक होती है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये जो एंजाइम है न्यूक्लियजेज, ये जो कट मार रहे हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तोड़ रहे हैं। तो ये कुछ खास चीजें थी जिनको आपको याद रखना था, ठीक। बाकी हम इंडो न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से एक पूरा कंप्लीट लेक्चर लाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम बेसिक बता रहे थे आपको कि कौन कौन से एंजाइम यूज होने वाले हैं। अब जैसे आपने इसको काटा, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देते हैं हम। मान लीजिए ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, क्या है, ई कोलाई, ठीक। ये इस्केरेसिया कोलाई आप जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे, सबसे ज़्यादा इसी पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक। और इंसुलिन भी इसी पे, इसी के प्लाज्मिड को यूज करके
बनाया गया था, ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया था सन 1883 ईस्वी में, ठीक, सन 1883 में एली लिली कंपनी है एक अमेरिकन कंपनी, ठीक, एली लिली अमेरिकन कंपनी के थ्रू सबसे पहले इंसुलिन बनाया गया था। आपको पता होगा कि इंसुलिन में दो चेन होती हैं, एक होती है चेन ए और एक होती है चेन बी, और दोनों आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बंधी होती है। हम लोगों के अंदर जो प्राकृतिक रूप से बनता है पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन, उसमें इनिशियल स्टेज जो होता है, जो प्रो इंसुलिन होता है, उसमें तीन चेन होती है, ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, इंसुलिन आपको आगे डिटेल में पढ़ना होगा। इस तरीके से मान लीजिए ये ए चेन है और ये छोटी सी इसमें सी चेन हो गई, और यहाँ पे ये आपकी बी चेन है, ठीक है। और ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक। तो इसमें से इस सी पेप्टाइड को बाहर निकाल दिया जाता था तो ये इंसुलिन बन जाता था। ये अभी क्या है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज में नेचुरली सिंथेसाइज होता है, उसमें ये पहली स्टेज जो होती है वो प्रो इंसुलिन होता है। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे कि ये जो सी पेप्टाइड, ये ए पेप्टाइड, ये बी है और ये सी है, इस सी पेप्टाइड को अलग कर दिया जाता है। तब आपका मेच्योर इंसुलिन इस तरीके से बचता है, ठीक है। तो हम जो आर्टिफिशियल मीडियम में बनाते हैं वो सीधा मेच्योर ही बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस है प्रो इंसुलिन बनने का, ये प्राकृतिक मेथड है, बॉडी के अंदर बनना है तो उसको हम रोक तो सकते नहीं है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मीडियम में हम बना रहे हैं तो वहां पे हमारे अंडर, भाई अंडर कंट्रोल चीजें हैं ना वहाँ। ऐसा तो है नहीं कि अपने हिसाब से हो रहा है, जो जेनेटिक कोड है उसी के हिसाब से होगा। और यहाँ पे जो हम टेस्ट ट्यूब में या फर्मेंटर में ग्रो कराएंगे तो उसमें जो चेन ए है इसका कोड ले लेंगे। भाई ये है क्या, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन आपको पता ही है कि इंसुलिन जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ये सब चीजें आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छे से पढ़ी हैं और मैंने भी कई बार बताया है। तो ये प्रोटीन हार्मोन होता है। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है आपको थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से बताया गया है कि डीएनए से हम क्या बनाते हैं, डीएनए तो उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, फिर डीएनए से बनाते हैं एमआरएनए और इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, फिर एमआरएनए से क्या बनाते हैं हम, प्रोटीन। समझ में आया कुछ। तो ये जो प्रोटीन है तो मतलब ये प्रोटीन से बना है, इंसुलिन बना है प्रोटीन से, और प्रोटीन कहाँ से बन के आया, एमआरएनए, या पीछे जाइए बैग में आपको डीएनए से ही बनता दिखाई देगा। सभी प्रोटीन में डीएनए से ही बनती हैं क्योंकि डीएनए से ही कोडोन एमआरएनए को जाता है और एमआरएनए उसी तरीके से प्रोटीन बनाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की चेन ए, ठीक, और प्रोटीन की चेन बी, ये किसी ना किसी कोडोन मतलब कूट से बनी होंगी। कोडोन समझ में आ रहा है ना, जो ट्रिपलेट होते हैं जैसे कि ए यू जी, ठीक है, यू यू यू, ठीक है, यू 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 फेनिल एनालिन को कोड करता है, ए यू जी मेथियोनिन को करता है। सारी चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है। तो इससे ये जो कोडोन है, कोडोन से बनती है चेन ए चेन बी प्रोटीन की। तो हम सीधा जो ए और बी चेन है, इसको जो कोडोन होते हैं उन्हीं के अनुसार आर्टिफिशियल मीडियम में सिर्फ ए और बी को बनाते हैं, फिर उसको डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं तो हमारा जो है इंसुलिन बन के तैयार हो जाता है, ठीक। मेच्योर इंसुलिन को बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है इंसुलिन, उसमें सी पेप्टाइड नहीं होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये जो स्ट्रैंड है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपकी, पहली ए और बी, ये अलग अलग सिंथेसाइज की जाती है, उसके बाद में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है, तब ये इंसुलिन बन जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ब्राइफ आइडिया था, हमने बताया आपको कि इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। अब इसमें जो हम मेनली पढ़ रहे थे अभी टूल, टूल ही तो पढ़ रहे हैं भाई। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स भी बायोटेक्नोलॉजी के टूल वाले पार्ट में आते हैं कि क्या क्या टूल हैं जिनको हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया,
वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, हम अपने काम की जो चीज है उसी को सिर्फ शो करके चल रहे हैं। ठीक, ये मत समझना किसमें बस इतना ही होता है। तो हमने एक इसमें प्लाज्मिड बना लिया, क्या बना लिया, प्लाज्मिड। ठीक, बाकी भी इसमें कई सारी चीजें होंगी क्योंकि बैक्टीरिया है, तो सेल में उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अलावा बाकी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, 70 इस प्रकार के राइबोसोम वगैरह भी होंगे। तो ये है एक प्लाज्मिड। ठीक, अब प्लाज्मिड क्या होता है आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। प्लाज्मिड अब फिर से बार बार बताना आवश्यक है क्योंकि आपको चीजें याद रहे। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब ये स्व प्रतिकृतिकरण कर सकता है। स्व प्रतिकृतिकरण करने के लिए आवश्यक क्या होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि इसके पास ओ आर आई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जिसको बोलते हैं ओ आर आई। ठीक, ओ आर आई, ओराई साइट इसके पास होती है। अगर ओराई साइट ना हो तो रिप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्लिकेशन आपने अच्छे तरीके से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, मेरे माध्यम से या कहीं और किसी टीचर से भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए ओ आर आई साइट होना जरूरी है। बिना इसके रिप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये प्रतिकृति का मूल है। ठीक, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस प्लाज्मिड के अंदर जो प्रोकैरियोट के प्लाज्मिड होते हैं उसमें एक ओआरआई साइट होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें होगी, और जहां भी होगी वहीं से इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये भी लिख लेना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक, ये क्यों मैंने लिखवाया, क्योंकि भाई इसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, जो जीनोम, वो अलग होगा, उसके अलावा सेल में ये प्लाज्मिड होता है, ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्योंकि ओराई साइट इसके पास होगा, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब इसमें जो ये प्लाज्मिड है जिसके 3-4 पॉइंट मैंने मैन बताए हैं, इसको हम सबसे पहले निकालते हैं बाहर, क्योंकि हमको मेथड पढ़ना है कि किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप हैं उनको करेंगे, और फिर हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। तो इस प्लाज्मिड को जब आप बाहर निकालोगे, ठीक, इस तरीके से आपने निकाला। अब आपने इंसुलिन को बनाने वाली जो जीन है, वह इंसुलिन किससे बनता है, अभी मैंने बताया था इंसुलिन एक प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और जो कि एमआरएनए से सिंथेसाइज होते हैं। एमआरएनए डीएनए से बनता है, तो डीएनए में कहीं ना कहीं कोड होता होगा इंसुलिन वाली पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। तो ये मान लीजिए आपका जीन का टुकड़ा है। ठीक, थोड़ा हम छोटा टुकड़ा लेते हैं जीन का, जो कि इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ठीक, ये एक छोटा सा जीन का टुकड़ा है, ये डीएनए का पार्ट है। ठीक है, ठीक, सिस्ट्रोन बोल सकते हो, जीन बोल सकते हो, डीएनए का पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, हम इसको डिजायरेबल जीन बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन। अब इसको क्या करना है, क्योंकि भाई ये जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है ये खुद तो रिप्लिकेट कर नहीं सकता, क्योंकि यह ना रिप्लिकेट करेगा और ना ही ये ट्रांसक्राइब करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर जोड़ देंगे। इस प्लाज्मिड में अगर हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, जब प्लाज्मिड सेल्फ रिप्लिकेट करेगा तो उसके साथ में ये जो जीन है इंसुलिन बनाने वाला, ये भी साथ साथ रिप्लिकेट करेगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको जोड़ा कैसे जाए, और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि इसको कहाँ पे जोड़ना है, जहाँ पे ओ आर आई साइट हो। ठीक है, ओ आर आई साइट पे ही जोड़ोगे तभी ये इस क्रोमोसोम का जो प्लाज्मिड है इसका पार्ट बनेगा। समझ में आ रहा है, तभी ये रिप्लिकेट करेगा। तो इसको इसमें जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है इंडोन्यूक्लियेज की, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था, और अगले लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इस डीएनए को भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरी बात बता दे रहा हूँ, मान लो ये पूरा इतना बड़ा जीनोम था। ठीक, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जीनोम था। अब इसमें से कहीं भी छोटा सा पार्ट होगा जो बना रहा होगा इंसुलिन को, मान लीजिए ये पार्ट है। ठीक,
तो इस जीन को कट करना है यहाँ से। यहाँ मैंने आपको सीधा जीन दिखा दिया था, लेकिन ये जीन कहीं ना कहीं से आपको काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई डीएनए जैसे हमारा डीएनए है, अब हमारी जितनी भी सेल्स हैं बॉडी की, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, या नाक की हो, या पैंक्रियाज की सेल हो, या लीवर की सेल हो, हर सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें इंसुलिन बनाने के कोड होते हैं, बट वो फंक्शनल सिर्फ पैंक्रियाज या अग्न्याशय में ही होते हैं। इंसुलिन तुम्हारे नाक से तो नहीं सिक्रेट होता है, ना तुम्हारे हाथ में बनता है, हाथ की सेल्स में। समझ रहे हो? तो इंसुलिन बनता सिर्फ कहाँ है? पैंक्रियाज में। लेकिन जितनी भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ट्रिलियंस में सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, हर एक सेल के जीनोम में इंसुलिन बनाने का जीन होता है, लेकिन वो सिर्फ फंक्शनल कहाँ होती है? पैंक्रियाज में। ये थोड़ा हाई लेवल की चीजें हैं, अगले सेमेस्टर में आपके मिले जूलॉजी में, या फिर आगे चैप्टर्स में कहीं अगर थोड़ा भी टॉपिक होगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। समझ रहे हो ना कि लीवर में जो प्रोटीन्स बनती हैं वो सिर्फ लीवर में बनती हैं, जबकि डीएनए जितने भी सेल्स में है, हर के पास हर चीज बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपकी सेल्स आइडेंटिकल है, आपका जीनोम आइडेंटिकल है, आपके जो सेल्स हैं उसमें डीएनए सब में एक जैसे कोडोन वाला है, इसीलिए आप यूनिक है, इसीलिए आपकी फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकती। अगर ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनके अलावा किसी का भी मैच नहीं करता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये डीएनए पे ही बेस होता है, आपको पता ही होगा, इतना नॉलेज होगा ही। तो जितना भी आपकी सेल्स हैं सब में डीएनए तो सेम है। तो आपने क्या किया, कहीं भी किसी भी पार्ट से थोड़ा सा काट के एक आध सेल निकाली, और उस सेल में आपने आइडेंटिफाई किया जीन को। ठीक है, इंसुलिन की जीन कहाँ पे है। अब उसको मान लो आपने ढूंढ लिया जहाँ मैंने रेड कलर से बॉक्स बनाया है। अब ये है आपका इंसुलिन बनाने वाला कोडोन्स। इसको आप काट के इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं प्लाज्मिड में। ये क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। और ये आपका जीनोम है। ठीक, जीनोम। इस जीनोम से आपने कोडोन निकालना है। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो आप कट लगाओगे इस जीन को काटने के लिए, और यहाँ पे आपको मान लो जोड़ना है कहीं प्लाज्मिड में, तो ये सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम एंजाइम जब काटेगा तभी इसमें सेम टाइप के स्टिकी इंड बनेंगे, और तभी ये आपस में जुड़ सकते हैं, वरना जुड़ेंगे नहीं। तो एंजाइम सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात फिर से समझ लेना कि प्लाज्मिड में जो आप कट लगाएंगे, और जो हमारा जीनोम है, डीएनए है, इसमें जो कट लगाएंगे, जीन को बाहर निकालेंगे, ये सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू काटा जाना चाहिए, तभी सेम टाइप के स्टिकी एंड चिपचिपे सिरे बनेंगे, जिससे कि ये आपस में जुड़ सकेंगे। और ORI प्लाज्मिड में होना आवश्यक है, और उसके साथ ही जीन को बांधना आवश्यक है, तभी ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें। अब देखो, काट तो यहाँ से लोगे और यहाँ से इसको काट लिए। ठीक है, यहाँ से भाई आपने प्लाज्मिड को काटा, यहाँ से आपने जीन को काटा। अब इनको जोड़ोगे कैसे? जोड़ोगे कैसे? तो जो स्टिकी एंड है कहीं ना कहीं आपस में अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन डीएनए को जोड़ने के लिए आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो आज जो मैंने अभी तक चीजें आपको बताई वो सब कल वाले, इससे पिछले वाले लेक्चर पे बेस्ड थी, और आपके रिवीजन के तौर पे मैंने बताया, जिससे कि आपके ब्रेन में चीजें सेट हो जाएं और आप एग्जाम हॉल में बैठे तो चीजें आपको याद आए। ठीक है, एक कहानी के तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे और आप लिख सकें। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? ये लाइगेशन करवाता है। क्या करवाता है? लाइगेशन। मतलब ये डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का। फिर से याद रखना, ये भी सिर्फ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही जोड़ सकता है। किसको जोड़ेगा? फास्फोडाइएस्टर को। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सिर्फ किसको काटता है? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। और ये जो है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज, ये लाइगेज सिर्फ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कई बार फंस जाते हैं आप लोग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह को नहीं जोड़ने वाला है। लाइगेज, लाइगेज ने बोल दिया है कि रेस्ट्रिक्शन भैया ने जिसको कट किया है मैं सिर्फ उसी को जोड़ूंगा, उसके अलावा किसी के आगे नहीं हाथ जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करता है, और उसी को लाइगेज
जो होता है वो जोड़ता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। डीएनए लाइगेज इज एन इम्पोर्टेंट सेलुलर एंजाइम एज इट्स फंक्शन is it is to repair broken phosphodiester bonds that may occur at random or as a consequence of डीएनए replication और recombination। ठीक है, तो ये सिर्फ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भाई सेलुलर एंजाइम है, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये डीएनए को नहीं जोड़ेगा तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। जितने भी रिपेयर होते हैं, टूटा होता है डीएनए, उसको जोड़ने का काम यही करता है। और इसमें और भी कई सारी चीजें आपको हम बताएंगे आगे जब डिटेल में लाइगेज को पढ़ाएंगे। अभी हम कौन कौन से एंजाइम है उसका बेसिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, इट कैन देयर फॉर बी दाउ ऑफ एज मोलिक्यूलर ग्लू, इसको मोलिकुलर गम या मोलिकुलर ग्लू भी बोला जाता है। ठीक, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, आणविक कैंची, वैसे इसको आणविक गोंद बोला जाता है, मोलिकुलर ग्लू या मोलिकुलर गम बोला जाता है। ठीक, तो ये कॉमन नेम भी एक एक नंबर में कई बार पूछे जाते हैं कि मोलिकुलर सीजर मोलिकुलर ग्लू किसको बोला जाता है, तो याद रखना लाइगेज को ग्लू बोलते हैं और मोलिकुलर ग्लू, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं। विच इज यूज टू स्टिक पीसेस ऑफ डीएनए टुगेदर। ठीक, जो कि आपस में डीएनए के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, कटे हुए पार्ट होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, चलिए आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए आप लाइगेजेस, अब लाइगेजेस में भी टाइप होते हैं कुछ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए स्टिकी इंड्स दिख रहे हैं आपको, ये है प्लाज्मिड डीएनए, देखिए अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये है डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक, ये डीएनए फ्रेगमेंट मान लीजिए इंसुलिन के लिए ही आपने जीन से काट के लाया। अब देखिए जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से आप कट करोगे तो इन दोनों में स्टिकी इंड एक जैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पे साइटोसिन होगा तो यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ पे आपका एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमिन होगा, और यहाँ पे ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, और यहाँ पे अगर ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, जिससे कि ये कंप्लीमेंट्री होंगे। और ये स्टिकी इंड यहाँ पे लिखा हुआ स्टिकी इंड है, चिपचिपे सिरे हैं, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जब ये आपका, ये देखिए लाइगेज है, ये क्या है, ये आपका लाइगेज एंजाइम है। ये इधर से और ये इधर से दिखाया हुआ है, जैसे जैसे ग्लू होता है आपका, गोंद का वो डिब्बा नहीं आता 10 रुपए का, वैसे ही इसमें बनाया गया है। ठीक, इस तरीके से तो ये दोनों ओर से दिखाया गया है, एनिमेशन टाइप है। हालांकि इस तरीके से नहीं जुड़ता है, लेकिन इसका प्रोसेस होता है कुछ, वो हम आगे बताएंगे। तो लाइगेज एंजाइम यहाँ पे दोनों स्टैंडों को जोड़ रहा है, स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो लाइगेज का काम होता है जोड़ना। अब इसमें टाइप भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखे हुए हैं T4 डीएनए लाइगेज और T4 आरएनए लाइगेज। ठीक, तो ये दो टाइप के आपके पास लाइगेज एंजाइम हो गए। T4 डीएनए लाइगेज के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। द एंजाइम रिपेयर्स सिंगल स्टैंड निक्स इन डुप्लेक्स, जैसे डीएनए है आरएनए है, और डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई, डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी हो सकता है। इट आल्सो जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स विद आइदर कोहेसिव और ब्लंट टर्मिनी। ब्लंट टर्मिनी का मतलब समझते हो, एक होता है ब्लंट एंड, एक होता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में क्या अंतर है, आगे आपको हम सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे समझ सकते हो आप, जैसे कि बीच में यहाँ पे कट किया, सेम जगह पे कट किया, तो ये हो गया आपके ब्लंट एंड। ठीक है, और वहां पे अभी तुमको पीछे हम दिखाए थे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये सेम जगह पे नहीं, जैसे ये यहाँ से कट किया गया था तो ये यहीं इसके सीधे सामने तो कट नहीं है, ये तो यहाँ से कट हुआ है ना, तो ये इतना जो है ये स्टिकी इंड बन गया, चिपचिपा सिरा। सेम ये भी वैसे ही कटा है, ये दोनों एक ही जैसे क्यों कटे, ये यहाँ से कटा और ये वाला यहाँ से, जबकि यहाँ से कटना चाहिए था ना, बराबर से नहीं कटे, तो ये ब्लंट इंड नहीं है। और सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटे गए हैं, तो इसीलिए दोनों में स्टिकी इंड बने हैं, सेम टाइप के बने हैं, आपस में ये आराम से जुड़ जाएंगे। ये स्टिकी इंड जो होते हैं लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब ये कंप्लीमेंट्री तो है ही, इसमें इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड का तो होगा ही, इसके अलावा जब इस तरीके के सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से स्टिकी इंड बनते हैं तो आपस में
जुड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं और बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। इसमें जो है ब्लंट टर्मिनाई भी होते हैं, ब्लंट टर्मिनाई जो सेम जगह से कटते हैं वो ब्लंट एंड होते हैं, उसको भी डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करते हैं, बट हैज नो एक्टिविटी ऑन सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड कुछ कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, जिसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो उसमें ये एक्टिव नहीं होंगे। द टी फॉर डीएनए लाइगेज रिक्वायर्स एटीपी एज आ कोफैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इंजाइम है काम करेगा तो इसको एनर्जी तो चाहिए ही, लेकिन एज आ कोफैक्टर, कोफैक्टर आप जानते ही होंगे, सहकारक जानते हो। कोफैक्टर में कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, ठीक है, को एंजाइम हो गया, मेटल आयंस हो गए, या आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। कोफैक्टर के जैसे ज़्यादातर जो विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं जैसे एन हो गया, ठीक है, एन हो गया, और इसके अलावा एन हो गया, ये अलग अलग हैं, एफ हो गया, ठीक, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफ हो गया, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सब होते हैं एफ ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसे विटामिन हैं डेरिवेटिव और मेटल साइन होते हैं जो एज आ कोफैक्टर यूज होते हैं। तो टी फोर डीएनए लाइगेज जो है ये एटीपी को कोफैक्टर के जैसे यूज करता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए हम आगे थोड़ा बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, क्लोनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्लोनिंग आपको बताएंगे, क्लोनिंग क्या होता है, मेनली जो जीन काट के आप उसके अंदर इंसर्ट कराओगे प्लाज्मिड के अंदर, उसी को क्लोनिंग बोलते हैं। फिर उस प्लाज्मिड को हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे जिससे हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो इसी प्रोसेस को क्लोनिंग बोला जाता है। क्लोनिंग ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड ओलिगो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिंकर्स और एडाप्टर टू डीएनए, और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, ये भी कभी अगर आएगा हमारे टॉपिक में तो डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। टी फॉर आरएनए लाइगेज, टी फॉर आरएनए लाइगेज क्या होता है, टी फॉर आरएनए लाइगेज कैटेलाइजेज द एटीपी डिपेंडेंट इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बात समझिए आप, एटीपी डिपेंडेंट ये भी होता है क्योंकि इसको भी एटीपी एज आ कोफैक्टर चाहिए, और एक किस तरीके से कैटेलाइज करता है, इंटर और इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 5 days phosphate and 3 days hydroxyl termini of oligonucleotide सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डीएनए। अब चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या डीएनए हो, देखो जो टी फोर डीएनए लाइगेज था, टी फोर डीएनए लाइगेज उसका काम क्या था, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, या एक स्टैंडर्ड डीएनए और एक आरएनए का हाइब्रिड हो, ठीक है। ओवरऑल दो स्टैंड होने चाहिए तब टी फोर डीएनए लाइगेज उस पर काम करता था। और ये जो है टी फोर आरएनए लाइगेज ये काम कैसे करता है, इसके लिए सिंगल स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या फिर डीएनए हो। पता चला आपको सही से। 5 days पे फॉस्फेट होता है आपको पता ही है, 3 days पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है शुगर में, आप जानते ही हो। इस तरीके से आपकी जो शुगर है, ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, और यहाँ पे पांचवा कार्बन है जहाँ पे फॉस्फेट होता है। सेम नीचे भी आपका इस तरीके से एक होगा, समझ में आ रहा होगा ना, ये तीसरा कार्बन पे ओ OH लगा होता है ना, तीसरे पे हाइड्रोक्सी, इस तरीके से और भी जितने भी कार्बन उन पे हाइड्रोक्सी होगा। हम काम की चीज बता रहे हैं। ये पांचवा आपका कार्बन जिस तरीके से यहाँ पांचवा कार्बन है उसी तरीके से होगा, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होगा और यहाँ भी ओ OH होगा, तो यहाँ से H2O ये जल निकल जाता है। तो ये है 5 days, एक शुगर का 5 days कार्बन पे आपको फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप, और दूसरे शुगर के 3 days पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में
एस्टर बॉन्ड बनता है। जब एक एसिड हो, एक एल्कोहल हो और वहां से वाटर का एक मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है, फिर जो बॉन्ड बनता है उसको हम एस्टर बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि ये दो और बनता है, इधर भी उधर भी, इसलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और ये सभी चीजें मैंने थर्ड सेमेस्टर में अच्छे तरीके से आपको समझाई हैं, ठीक है। और इसमें फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी बन सकते हैं कभी ना कभी। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एटीपी वगैरह में फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी पाया जाता है। तो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अच्छे तरीके से ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है, यहीं पे ये लाइगेज एंजाइम काम करता है। और यहाँ पे इस तरीके से ये वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करा के फास्फेट और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में एस्टर बॉन्ड का लिंकेज करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T4 आरएनए लाइगेज। चलिए यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ लीजिए, जो कि मैंने 2 लेक्चरों में आपको पढ़ाया है। दीज आर द मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जो मैंने आपको बताया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, वो जैसे कि न्यूक्लियस हो गए, लाइगेज हो गए, इन सब के बारे में बताया मैंने। रिप्रेजेंट द कटिंग, ठीक है, जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स है, रिप्रेजेंट द कटिंग एंड ज्वाइनिंग फंक्शंस इन डीएनए मैनिपुलेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैन इनका जो फंक्शन है कटिंग और ज्वाइनिंग वाला है, यही होते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। क्योंकि आपको पता है, देखिए भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब है यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक, ये डीएनए है आपका, और ये दूसरा पार्ट ये लेके आए हैं। और इसमें देखिए यहाँ से इनका है एक सिंगल स्टैंडर्ड, आपको डीएनए दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, एक स्टैंड काट के निकाल दिए हैं, फिर उसको जोड़ते हुए दिखा रहे हैं। हालांकि इस तरीके से जुड़ता नहीं है, लेकिन ये बनाया गया है जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक। तो कटिंग और ज्वाइनिंग करना है आपको। उसके बाद में हमको आगे प्रोसेस में बहुत है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि प्रोडक्ट को आप इतने आसानी से नहीं बना सकते, उसमें कई सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। आगे आगे जैसे यूनिट में हम बढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।